बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के आज के सेशन में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहम्मद अली अवान एडवोकेट से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न को जनरली सेक्शन बाय सेक्शन और उसकी एंट्रीज़ के हवाले से डिटेल से देख रहे हैं। एडवांस टैक्स के हवाले से हमारा लास्ट सेशन हुआ 147 सेक्शन और 148 के रेफरेंस से। आज शेड्यूल सेशन तो हमारा 149 और ऑनवर्ड था, लेकिन दोस्तों ने कहा कि चूँकि कंपनीज़ की इनकम टैक्स रिटर्न इस टाइम ऑन गोइंग है 31 दिसंबर तक, तो कंपनीज़ के रिटर्न के हवाले से स्पेशली इसके अंदर कंपनी उसकी तारीफ़ क्या है, किस तरह की कंपनीज़ लॉ में अवेलेबल हैं, उनके मतलब जो स्पेशल को लॉज हैं या कंपनीज और इंडिविजुअल एओपी के रिटर्न्स के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं लॉ के अंदर, कि कौन सा लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है, वहाँ पे मिनिमम में फ़ाइनल है, यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों से आगाही के लिए मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न और उससे रिलेटेड टैक्स लॉज के हवाले से हमारी एक रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कंपनी जो जिनका नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून को एंड हुआ है उसकी रिटर्न फाइल करनी है 31 दिसंबर तक, तो उसके लिए रिटर्न का भी सेपरेट फॉर्म है ऑनलाइन जो है। तो आज हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस में कौन सी हैं और यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कौन सी हैं, कंपनी एओपी और इंडिविजुअल में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं, टैक्सेस डिफरेंसेस क्या हैं या उसके स्ट्रक्चर में क्या, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। बाकी कंपनी के रेट ऑफ टैक्स हैं वो देखेंगे। फिर मोस्टली इसमें डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट ऑन डेट की ट्रीटमेंट वो देखेंगे। कुछ स्पेशलाइज कंपनी जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो एक अलहदा सेपरेट है, तो वो उसके लिए भी देख लेंगे हम कि उसमें वो किस तरह गवर्न होंगी और कैसे कौन सा लॉ है उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन में चलते हैं। तो डेफिनेशन इनकम टैक्स में देखेंगे, साथ ही जब डेफिनेशन देखेंगे तो साथ ही हम कंपनी एक्ट 2017 में भी देख लेंगे कौन सी कंपनी है तो कौन सी फाल करती हैं। क्लियर जी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन, सब सेक्शन 2 का सब सेक्शन देखें तो सी में देखें अल्फ़ाबेटिकल, तो इसमें लिखा हुआ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 80 जो है ना पर्सन की डेफिनेशन है, उसमें यूजुअली तीनों ही इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी सारे डिफाइंड है। तो यहाँ यूजुअली रेफरेंस जहाँ पर्सन का होगा, एओपी का भी कहीं रेफरेंस आएगा, इंडिविजुअल का भी आएगा, तो वो पर्सन की डेफिनेशन रेफ़र करेगा सेक्शन 80 में, क्योंकि 80 में इनकी डिटेल डेफिनेशंस हैं। तो वहाँ इंडिविजुअल की भी देखनी हो, एओपी की, फर्म की, तो वो वहीं होगी। ठीक है। इस तरह कंपनी के भी, कंपनी में एक तो नॉर्मल कंपनी जो डेफिनेट कंपनी एक्ट में, उसमें टैक्स लॉ कुछ बाय वे ऑफ इंक्लूजन या डीमिंग लीगल फिक्सेशन कोई और चीज़ भी शामिल कर सकता है जो अदरवाइज ना भी कंपनी हो, तो वो हम उसको देख लेंगे। सबसे पहले सी में है ना बेटा, पी में चले गए। हाँ जी, 2 में सी में देखें ना, ये कंपनी 12 है, 2 का 12 है। सबसे पहले वो है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 80।
तो 80 में बाद में हम देखते हैं कि 80 में मेजर सेक्शन जो है, जो डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एओपी फर्म चम या कंपनी को डील करता है, वो 80 है। 80 समझे मेजर सेक्शन है, प्रिंसिपल सेक्शन है, जिसमें सब कुछ है। यहाँ उसका रेफरेंस दिया गया है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। पहले हमने कंपनी की डेफिनेशन देख ली कि कंपनी मीन्स जो वहाँ डिफाइंड है कंपनी, वो है कंपनी। दूसरा हम प्राइवेट कंपनी पी में देखें, पी में चलें। पी में आएंगे तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन होगी। जो इसमें जितनी भी कंपनियों की डेफिनेशन है उससे भी आप काइंड या कैटेगरी या उसकी टाइप या क्लासिफिकेशन आप कंपनी दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन है कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। अब जो पब्लिक नहीं है, सिंपली उसने कंपनी की वही डेफिनेशन है, लेकिन जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, ठीक है। जनरली पब्लिक कंपनी की दो कैटेगरी होती हैं, एक लिस्टेड और एक नॉन लिस्टेड। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जिसके स्टॉक शेयरिंग ट्रेड होते हैं, बाइंग सेल होते हैं, वो लिस्टेड होती है। जो अदर देन दैट हो वो पब्लिक होती है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक नहीं होती, उसमें कुछ प्रोसेस होता है, वो पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती, वो प्राइवेट इंडिविजुअल या शेयर होल्डर के पास ही उसके शेयर होते हैं। जो पब्लिक होती है उसको अथॉरिटी होती है कि वो पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकती है, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है। उसमें सिर्फ कैपिटल के लिए जो कंपनी बनानी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक ही जाएँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है, जबकि पब्लिक के लिए आगे भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी स्टार्ट करना होता है। उसके लिए प्रॉस्पेक्ट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्ट या वो फाइल शेयर करनी होती है, अदर प्रोसेस भी होते हैं, वो हम लेटर ऑन फिर डिस्कस कर लेंगे, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद फिर पब्लिक जो प्राइवेट वो कंपनी है जो पब्लिक नहीं है, वो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों पब्लिक में आ जाती हैं। रेजिडेंट कंपनी मीन रेजिडेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 83 में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंपनी, वहाँ इंडिविजुअल भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, एओपी भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है टैक्स पर्पज के लिए। तो कंपनी भी वहाँ डिफाइंड है कि रेजिडेंट कौन सी है और नॉन रेजिडेंट कौन सी। उसके बाद स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेट डिफरेंस है। जो कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं, टैक्स रेट हैं, वो प्राइवेट कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का और स्मॉल का, तीन कैटेगरी वो लेटर ऑन हम देखते हैं। तो इसलिए वो इस डेफिनेशन से हम देख लेंगे किस में फॉल करती है, तो वो वाला फिर उसको रेट लगाएंगे। स्मॉल कंपनी मीन है कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। पहले ऑर्डिनेंस 1984 था, अब वो क्योंकि एक्ट चेंज हो गया तो अब 2017 आ गया। which has a paid up capital plus undistributed reserve of not exceeding 50 million रुपी। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो है ना, ये मेन एओपी में और इसमें डिफरेंसेस है। वो हम कैपिटल का जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना, तो कैपिटल में क्या क्या आता है, एओपी का कैपिटल क्या होता है, इंडिविजुअल का क्या होता है और आपका कंपनी का क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, तो उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। Has an employee not exceeding 250 any time during the year, has an annual turnover not exceeding 250 million rupee, is not formed for splitting up of reconstitution of company already in existence, and is not a small medium enterprise as defined in clause इतना। तो ये कंडीशन सिमल्टेनियसली आपकी फुलफिल होंगी। तो ये सारी कंडीशन सिमल्टेनियसली आपकी स्मॉल मीडियम ना हो, और बाकी ये आपका जो थ्रेश होल्ड है, आपका कैपिटल का थ्रेश होल्ड है, आपका एम्प्लॉई का है, टर्नओवर का है, और आपने एग्जिस्टिंग कंपनी की स्प्लिटिंग ओवर या रीस्ट्रक्चरिंग करा के या उसको ना आपने नया नाम दे दिया हो, वो ना हो, न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी हो, तो उसमें फिर वो इसमें फॉल करेगी। अगर ये कंडीशन सिमल्टेनियसली सारी कंडीशन फुलफिल होगी, और आपकी कैपिटल का थ्रेश होल्ड, एम्प्लॉई का थ्रेश होल्ड, टर्नओवर का थ्रेश होल्ड, और आप स्मॉल मीडियम में फॉल ना करते हो, तो उस सिचुएशन में देन यू भी, और उस डेट से पहले उसके बाद 2005 जो भी डेट है उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई हो, और ये सारी कंडीशन जो है सिमिलरली आप फुलफिल करते हो, तो देन यू आर ए स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी फिर आप स्मॉल वाले रेट लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रेजिडेंट कंपनी 83 में जो है, उसके बाद आपकी है एक और थी एंड में वेंचर कैपिटल कंपनी, बैंकिंग कंपनी भी शायद हो,
चलो बहरहाल उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। हाँ, अब सेक्शन 80 में चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 80 जो है ये पर्सन की डेफिनेशन है। पहले उधर पर्सन की डेफिनेशन है, पर्सन मीन्स डिफाइंड इन सेक्शन 80। तो 80 में सब डिफाइंड है। तो आप जनरली कंपनी लॉ में दो कैटेगरी हैं कंपनी की, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और एक विदाउट शेयर। तो लिमिटेड बाय शेयर में प्राइवेट लिमिटेड एक सोल मेंबर कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक पब्लिक होती है, पब्लिक की लिस्टेड नॉन लिस्टेड होती है, एक गारंटी लिमिटेड कंपनी भी होती है, इसी तरह एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, जैसे कि एनजीओ टाइप जो इधर बनती हैं आपकी सोसाइटी एक्ट के तहत या अदर वॉलंटरी वेलफेयर एक्ट के तहत या चैरिटी के तहत। इस तरह वहाँ भी आपकी कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की तरह की वहाँ भी 42 की कंपनी बनती है, जिसको कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर 42 के तहत वो भी उधर रजिस्टर होती हैं। तो वो ये वहाँ कैटेगरी है। हर एक का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, मेंबर अंडर ये वगैरह वगैरह। तो अब हम डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं कि पर्सन में इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। तो कंपनी में क्या क्या शामिल है। नंबर 1, फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, नेमली इंडिविजुअल। दूसरा, a company or association person incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere। तो दूसरा है कि कंपनी है, पर्सन, AOP है, incorporated, formed, organized और established in Pakistan or elsewhere। तो यूजली इनकॉर्पोरेटेड में जो लॉ में प्रोसीजर दिया हो उसके मुताबिक हो। फॉर्म जो है आप थ्रू एग्रीमेंट, डीड या उधर भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज 2 बंदे मिलके वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं कोई चीज़। इस तरह एस्टैब्लिश कोई कॉन्स्टिट्यूशन या उसके तहत आप को सेटअप दिया हो तो उसके तहत आप पाकिस्तान में हो, जो बाहर हो, बाहर फॉरेन कंपनी भी, लोकल कंपनी भी, सारी इसके डेफिनेशन में कंपनी में आ जाएंगी। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट और ए पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन की डेफिनेशन में ये सारे शामिल हैं। क्लियर जी। तो अब जो आगे फिर इंडिविजुअल इनकी डेफिनेशंस होंगी। तो अब इंडिविजुअल को हम आगे देख रहे थे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, अब सेकंड वाली लाइन थी जो कंपनी और एओपी थी। अब कंपनी और एओपी को सेपरेटली डिस्टिंक्टली नीचे डिफाइंड है। तो एओपी क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड द फर्म। वैसे एओपी सेपरेट होती है, फर्म अलहदा होती है। फर्म एओपी तो 2 फैमिली के मेंबर शामिल हों, इकट्ठे हो जाएं तो एओपी मेंबर बन जाती है। इसी तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उनका हिंदुओं में अपनी एक कैटेगरी, वो भी एओपी का ही स्ट्रक्चर होता है। इस तरह फर्म जो है, पहले फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म होती है, एक अनरजिस्टर्ड फर्म होती है। अनरजिस्टर्ड में आप एग्रीमेंट लिख लें, आपस में रजिस्टर ना कराएं। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है फर्म का उसके तहत 1932 वाला, उसमें आप ना रजिस्टर कराएं तो अनरजिस्टर्ड फर्म में वहाँ करा लें तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट मिल जाए जो फॉर्म सी होता है दूसरे, तो वो रजिस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो वो थ्रू द लॉ जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उसके तहत वो बन गई। एक अनरजिस्टर्ड है वो विदाउट, आपने जस्ट एग्रीमेंट से बन गई। एओपी विदाउट एग्रीमेंट भी वर्बली भी यार इकट्ठे हो गए 2 या 2 से ज़्यादा बंदे तो वो भी आपकी बन जाती। क्लियर। तो इसमें उन्होंने सारी जितनी भी इस तरह की कैटेगरी हैं इसमें लिखा है एसोसिएशन पर्सन इंक्लूड द फर्म। नंबर 1 फर्म और पार्टनर। तो जब डिफरेंट पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउट बिजनेस इकट्ठे हो जाएं तो कलेक्टिवली वो फर्म होती है, इंडिविजुअली वो पार्टनर होते हैं। तो अब आगे रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू निज़ाम के मुताबिक, उनके लॉ के मुताबिक जो बनती है। इधर फैमिली आर्टिफिशियल पर्सन या एनी बॉडी पर्सन फॉर्म अंडर फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी। कंपनी के अलावा कोई फॉरेन लॉ के तहत कोई भी बनी हो, इस तरह की फर्म हो या एओपी हो या जो भी एसोसिएशन टाइप हो, तो वो भी इसी में फॉल करेगी। अब इसके बाद है कंपनी। तो कंपनी में नंबर 1 जो है कंपनी एज डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में मैंने जैसे कहा सोल मेंबर कंपनी भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, पब्लिक भी है, लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी है, गारंटी लिमिटेड भी है और एसोसिएशन नॉट प्रॉफिट भी। जितनी कंपनी के तहत जो कंपनियां बनती हैं, फॉरेन कंपनी भी बनती है अगर उसके तहत जो भी डिफाइंड उसके तहत आएंगी वो पहले वाले चैप्टर में होंगी। कंपनी एक तो वो वाली कंपनी एक्ट वाली, उसके अलावा ये और चीज़ें भी शामिल इसमें की गई हैं, इवन दो दे आर नॉट कंपनी।
क्लियर जी। बाय वर्च्यू ऑफ लीगल फिक्शन लॉ ने, इनकम टैक्स लॉ ने उनको भी कंपनी की डेफिनेशन में शामिल कर लिया है, और कंपनी के ही जो लॉज हैं, टैक्सेशन के लॉ हैं यहाँ जो, वो इन पे भी कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे, अनलेस एंटिल अदरवाइज कहीं प्रोवाइड है तो वहाँ एक्सेप्शन होगी, अदरवाइज इसको कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर जी। तो दूसरा है ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाई आर अंडर एनी लॉ इन द फोर्स इन पाकिस्तान। कोई और भी कोई बॉडी फॉर्म करने का है तो वो भी लॉ के तहत फॉर्म्ड बाई या अंडर द लॉ। फॉर्म बाई होता है कि डायरेक्टली लॉ ने कंपनी बना दी, जैसे नेशनल बैंक बना दी है। तो एक होता है कि अंडर द लॉ मीन होता है कि लॉ ने प्रोसीजर दे दिया है कि अथॉरिटी बनाएगी, ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा। जब लॉ खुद इटसेल्फ किसी को एस्टैब्लिश कर दे तो वो बाय द लॉ है। अंडर द लॉ जब वो प्रोसीजर दे दे लॉ में कि ये इस तरह बनाई जाएगी तो वो अंडर द लॉ है। क्लियर जी। तो एलएलपी जो है वो एलएलपी डिस्कस करते हैं वो भी अंडर द लॉ है। सर मैं कह रहा हूँ वो इस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं उसको, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और अंडर वो अंडर द एनी लॉ आएगी ना, अंडर एनी। अब उसमें फिर आगे उसको हम लेटर इसको डिस्कस करने के बाद करते हैं। को बॉडी फॉर्म्ड बाई वो एओपी में जाएगी या यहाँ जाएगी, ये एक अलग इशू आएगा कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप कहाँ आएगी, वो फॉर्म में आएगी। अब इसमें बॉडी कॉर्पोरेट तो अलग बात है, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूड ए कंपनी। जो कंपनी इधर आएगी तो उसमें नहीं जाएगी। क्लियर। जो कंपनी होगी तो वो उसमें नहीं शामिल हो सकती। ये इशू आया हुआ था अभी इधर ना कि अभी ये एनटीएम इशू कर रहे थे ना, वो इसी से रिलेटेड कर रहे थे। किससे? जो रेट लग रहे थे वो कंपनी के लग रहे थे एलएलपी पे। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, जी जी सर, तो एओपी का रेट लगने चाहिए ना उसके। तो उधर भी दोबारा उसको पढ़ लेते हैं। एनी बॉडी या पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉर्म लॉ बट हिंदू एंड एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में भी आ सकती हो। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ना, लॉ के तहत बना है, तो बाकी भी ये कंपनियां भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती हैं। अब ये डिस्प्यूट जो है ये रिजॉल्व करेगा कोर्ट ही, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में तो नीचे वाले में नहीं आ सकती। वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका स्ट्रक्चर जो है कैपिटल पार्टनरशिप का ही होता है, ठीक है ना। तो वो लॉ के तहत बनी है, तो फर्म भी तो लॉ के तहत बनी है, फर्म का भी तो रजिस्ट्रेशन का एक लॉ है ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का भी एक, उसकी लाइबिलिटी एक लिमिटेड की गई है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप है, ठीक है जी। एक चीज क्लैरिटी के लिए पूछ रहे हैं कि एक एक्ट मौजूद है 1932 वाला, साहब ये एलएलपी का भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो हाँ, तो हज़ारों लॉ हो सकते हैं इसमें, कौन सा। सोसाइटी का अपना है, ठीक है ना, ट्रस्ट का अपना है, तो इससे तो हज़ारों हो सकते हैं ना। कोई भी बिजनेस एसोसिएशन के या नॉन बिजनेस के कोई भी लॉ बन सकते हैं ना। वो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक इंडिविजुअल होती है, एक एओपी या फर्म कह लें वो होती है, एक कंपनी होती है, ठीक है। एक नॉन प्रॉफिट वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और कंपनी वाला ही जो है जनरली, ये नीचे वाली भी, ये तो नॉन बिजनेस है नीचे वाली तो ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 होती हैं, इंडिविजुअल, तो फर्म और आपकी कंपनी। तो अब वो फर्म का एक लिमिटेड लाइबिलिटी, वैसे तो लाइबिलिटी होती है पार्टनर की और फर्म की अनलिमिटेड होती है। पहले फर्म के एसेट होते हैं, फिर इंडिविजुअल जो पार्टनर होते हैं उनके एसेट भी सारे अगर लॉसेज हों तो वो सारे भी किए जा सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल की अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, कंपनी में लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर है उसकी लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट जितना उसने शेयर सब्सक्राइब किया है उस हद तक वो लायबल होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती। ये उसमें डिफरेंस होता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है तो वो एक कैटेगरी है फर्म की ही, वो पार्टनरशिप की ही फर्म है, और फर्म में उसमें लाइबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड है अंडर दैट लॉ, और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर भी और ड्राइंग वाला स्ट्रक्चर भी सारा ही पार्टनरशिप वाला है। तो कैपिटल उसी तरह होगा, सारे उसमें एक्सेप्शंस होंगी। तो लॉ क्योंकि कंपनी लॉ के तहत नहीं बनी, इंडिपेंडेंट लॉ अगर कंपनी लॉ एक्ट के तहत बन जाती तो फिर कंपनी में आ जानी थी। अब वो कंपनी एक्ट के तहत नहीं बनी, उसके लिए एक अलग सेपरेट लॉ है। तो अब पहले वाला आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और ये बॉडी कॉर्पोरेट, वो कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाई अंडर, अब बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं एक अलग बात है, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट वाला शेयर होल्ड वाला वो चक्कर इसमें है नहीं, वो पार्टनरशिप की आगे रिफाइंड फॉर्म है। तो अंडर एनी लॉ इन द इसका और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का एक डिस्प्यूट रहेगा कि उसमें जाएगी या नहीं, ये मुदारबा नहीं। और बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद क्या है?
कारपोरेट में कोई लोग 2-4 जो हों तो वो एक बॉडी, जैसे आर्टिफिशियल जो कंपनी एक्ट है, कंपनी के तहत कोई बॉडी बनती है तो बॉडी एस्टेब्लिश हो उसकी, मतलब कंपनी ना हो, कंपनी ही की तरह कारपोरेट हो और उसके आगे जो उसकी एसेट लायबिलिटी, या वो इसको ऐसे कह लें कि वो कॉन्स्टिट्यूट हो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अपने नाम एसेट ले सकता हो, लायबिलिटी पूर्व कर सकता हो, उसके नाम जो सू हो सकता हो वो कर सकता हो, वो जिसको कहते हैं लीगल पर्सन। एक नेचुरल पर्सन होता है, एक लीगल पर्सन हो। लीगल में कुछ लोग, एक से ज़्यादा लोग हों और वो लॉ उसको एक लीगल एंटिटी का स्टेटस दे दे, इंडिपेंडेंट। फर्म जो होती है यूजुअली वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं होता, ठीक है। इसलिए फ़र्क जो है कंपनी में और उसमें, यूजुअली बिजनेस में बिजनेस एंटिटी हम इंडिपेंडेंट होती है, जैसे इंडिविजुअल है। आप इंडिविजुअल जैसे बिजनेस में तो हम समझते हैं इंडिविजुअल बिजनेस से अलहदा है, उसकी वेल्थ अलहदा करते हैं, उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो कहते हैं जी उसका कैपिटल अलहदा है, उसके एसेट अलहदा है, बिजनेस एसेट। तो इंडिविजुअल को भी बिजनेस में सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट देते हैं कि बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल को, बिजनेस को अपने आप से ही अलहदा करते हैं, तो उसको सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट करते हुए अकाउंटिंग, उसके बैलेंस शीट, एसेट जो है इंडिविजुअल बिजनेस के ही अलहदा बनाते हैं, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। अपने आप को ही वो कहता है मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, और बिजनेस कहता है कि मैंने उसके देने हैं कैपिटल, जो लायबिलिटी है, ठीक है। तो उसका हम कैपिटल शो करते हैं, उसकी वेल्थ में उसको शो नहीं करते। पर्सनल अलहदा होती है और बिजनेस अलहदा होती है। लेकिन लीगली जो है वो जो इंडिविजुअल है वो पर्सनली लायबल है, अपने नाम से सू करेगा, अपने नाम से ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, लायबिलिटी उसके अपने नाम से ही सारी होंगी, वो बिजनेस से नहीं होगी, उसकी अपनी। जैसे एंटी 10 बिजनेस भी हों तो एक ही इंडिविजुअल होगा, ठीक है ना। कंपनी होगी तो हर एक का अलग-अलग होगा, क्योंकि ये एक लीगल, कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अलग सेपरेट समझा जाएगा। इस तरह जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप भी, उसकी भी लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस में लीगली वो लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी भी सेपरेट एंटिटी है जैसे इंडिविजुअल की। लेकिन लीगल पॉइंट उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कि अपने नाम से एसेट ले ले, अपने नाम से लायबिलिटी हो, अपने नाम से सू कर ले, वो नहीं कर सकती। उसकी लीगल एंटिटी जिसको हमें लीगल स्टेटस उसका जो है वो वाला नहीं है। अपने नाम चीज़ें जो है वो अपने नाम ले भी ले तो इंडिविजुअल की समझी जाती। तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट ये जो है उसको जैसे कोई इंस्टीट्यूशन भी है तो वहाँ उसको लॉ स्टेटस देता है। एक तो ये एक कंसेप्ट होता है कि सू करना या लेना, एसेट होल्ड करना, और एक होता है परपेचुअल सेक्शन, परपेचुअल सक्सेशन। लॉन्ग टर्म लाइफ है, इनडेफिनेट लाइफ है, उनकी लाइफ नहीं है। वो आज कहते हैं फॉर द टाइमिंग भी होती है, पर्पस के लिए भी होती है, या वो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, और लायबिलिटी भी यूजुअली उनकी अनलिमिटेड होती है। यहाँ एक 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो आपकी उनका लीगल स्टेटस होता है कि लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन है, अपने नाम से ऐसा लेना देना, सू करना, लायबिलिटी करना, और परपेचुअल इनडेफिनेट लाइफ है उसकी, अनलेस डिजॉल्व। लेकिन उनका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, एट एनी टाइम एट स्पॉट पे वो कर सकते हैं। तो ये इसकी कैटेगरीज होती हैं ये। और ये अपने नाम से, अब कंपनी जो है वो उसके अपने एसेट, अपने लायबिलिटी सब कुछ अपना होता है, ठीक है। तो उसको इसके नाम से इशू किया जा सकता है, इसकी अपनी लायबिलिटी होगी या आगे ट्रांसफ़र होगी या की जाएगी। तो इंडिविजुअल में या फर्म में आप फर्म के नाम लेंगे भी तो वो इंडिविजुअल की ट्रीट होगी, और इंडिविजुअल के नाम लेंगे तो वो फर्म की ट्रीट होगी। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। उसके मुदारबा है, मुदारबा ऑर्डिनेंस के तहत जो होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बाई और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, फॉरेन कंपनी रिलेटेड जो है, जो कंपनी इन कॉर्पोरेशन के रिलेटेड लॉ होंगे, यूके, यूएसए, वहाँ जो लॉ हैं उसके मुताबिक, या यूके, यूएई में, या जहाँ भी कंपनी रिलेटेड कॉर्पोरेट वाले जो लीगल एंटिटी वाले लॉ हैं जो उसके तहत जो बनी होगी, वो भी इधर का अगर काम कर रही है तो वो भी कंपनी ट्रीट होगी। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हाउसिंग सोसाइटी वगैरह जो इनका अपना 1925 है या कौन सा एक्ट है उसके तहत बनती हैं। फाइनेंस सोसाइटी हैं या एनी अदर सोसाइटी हैं, जितनी भी सोसाइटी है, वेलफेयर की सोसाइटी हैं, 1881 वाली के कौन सी जो रजिस्ट्रार पूंछ हाउस में है वो वाली, वो सारी सोसाइटी भी इसमें शामिल है। उसके बाद आगे कौन सा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
इस लॉ में रिकॉग्नाइज है 236 सेक्शन जो है 2 का सबसे 36, उसमें सर्टन अदर दैन इंडिविजुअल अगर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो अप्रूवल ले लेती हैं कमिश्नर से, और जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है उसके मुताबिक, और नेचर ऑफ बिजनेस का वेलफेयर और ट्रस्ट या वो जो है तो वो एनपीओ का स्टेटस मिल जाता है तो वो एनपी समझी जाएगी। इस तरह ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक्ट के तहत एनी एंटिटी बॉडी ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये ऊपर भी था यहाँ भी उसी लॉ के तहत कोई भी बॉडी बनेगी। ये फॉरेन एसोसिएशन, लेकिन उसका और इसका अगर वो कोई चीज़ कंपनी में आ गई है तो वो फिर उसमें नहीं होगी। फर्म में लिखा हुआ था अदर देन कंपनी, अब जो कंपनी में जो चीज़ें आ गई हैं जो आ जाएंगी वो फिर फर्म में पहले वाले एओपी में नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी इसका पार्ट बनेगी। लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान स्मॉल कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन जो हमने की है वो भी होंगी। तो ये वाली जो कैटेगरी हैं सारी, ये इसको एज ए कंपनी का स्टेटस दिया जाएगा। जो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी वो फिर एओपी में नहीं होगी, क्योंकि एओपी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली कंपनी को एक्सक्लूड किया गया। सवाल इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ऊपर बी में एसोसिएशन पर्सन को अलग डिफाइन किया गया, यहाँ पे फॉर्म को अलग डिफाइन किया देर नहीं, उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन हो सकती। ठीक है, एओपी में फॉर्म इंक्लूड है। जी अब दोबारा देखें, फॉर्म वर्ड इंक्लूड है, तो इसको फिर फॉर्म को अलग मजीद इलैबोरेट कर दिया। जी फॉर्म रजिस्टर्ड होगी ना अंडर द एक्ट। फॉर्म अब एओपी ब्रॉडर है। एओपी वैसे तो जो भी डेफिनेशन है वो नेचुरल डेफिनेशन जो है या ऑर्डनरी या डायरेक्टिव मीनिंग है वो है, और थ्रू बाय वे ऑफ लीगल फिक्शन इंटू जो ये इंक्लूड का वर्ड जो है ये वर्ड ऑफ एक्सटेंशन है, किसी की डेफिनेशन ओरिजिनल डेफिनेशन को एक्सटेंड कर देता है। लीगल फिक्शन से जो लेजिस्लेटर है किसी भी वर्ड के डेफिनेशन जो उसमें शामिल ना हो उसको भी शामिल कर सकता है, ठीक है। वो डीमिंग हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी वर्ड को या किसी जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो यूम कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, या हैपनिंग नॉन हैपनर या कोई वर्ड डिफाइन करता है तो उसमें भी कोई चीज़ नहीं भी उसके ओरिजिनल वर्ड में या डायरेक्टिव में या नेचुरल में या पॉपुलर वर्ड में नहीं भी शामिल तो उसको शामिल कर सकता है। तो उसमें एओपी, वैसे एओपी और फर्म में डिफरेंस है। एओपी तो वैसे 2 बंदे मिल जाएं, फर्म मीन जो रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस है, ठीक है। और उसके तहत रजिस्टर जाने जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत, उसको पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 वाला उसके तहत गवर्न हो तो वो फर्म होती है। 2 बंदे ऐसे आप जॉइंट प्रॉपर्टी ले लें तो आप फर्म नहीं है, ठीक है ना। कैरी ऑन बिजनेस हो वो जॉइंट ओनरशिप होती है, वो जॉइंट ओनरशिप हो सकती है, लेकिन वो क्योंकि टू कैरी ऑन बिजनेस नहीं है तो इसलिए वो नहीं है। इंडिविजुअली वो जितने पार्टनर होते हैं पार्टनर कहते हैं, कलेक्टिवली उसको फर्म कहते हैं, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है। एओपी वैसे ही 2 बंदे मिल जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन 10 से ज़्यादा या उससे ना हो जितने कंपनी के होते हैं तो वो मिल के बिजनेस शुरू कर लेते वो एओपी। तो अब एओपी में उन्होंने फर्म या दूसरी चीज़ें भी शामिल की हैं इस लॉ के तहत। अब इस लॉ के शायद की हैं तो अब फर्म थी उधर तो अब फर्म को इधर अलहदा डिफाइन किया, क्योंकि फर्म और भी कई जगह पे वर्ड यूज़ हुआ है आपके विद होल्डिंग में या कहीं, तो हो सकता है एओपी ना हो तो फर्म उसमें, क्योंकि फर्म में एक लॉ के तहत बनती, एओपी विदाउट लॉ भी बन जाती, क्योंकि इसके लिए सेक्शन जो एक्ट है 1932 वाला लगेगा तो वो बगैर ही उसके बन गई। तो कहीं फर्म कारपोरेटेड और नॉन कारपोरेटेड या उसका वर्ड आएगा तो वो फिर इसको भी देखा जाएगा। Firm in relation to firm is the relationship between the person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them। तो इस ये फर्म की डेफिनेशन वहाँ से कि कोई लोग एग्री हो पार्टनर या पर्सन टू कैरी ऑन बिजनेस और उसका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो आपस में, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस, और आपस में उनका रिलेशन है बिटवीन द पर्सन जिसका टू कैरी ऑन बिजनेस है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है उसकी प्रॉफिट या लॉस भी तो मांगते हैं कैरी आउट एक भी करे या सारे करें जैसे मर्जी कर लें। तो यूजुअली पार्टनरशिप के तहत यही डेफिनेशन उसकी, तो इसके मुताबिक आगे ट्रस्ट में उन सारी चीज़ों को अलग-अलग भी फिर डिफाइन कर दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें उनमें से अलग अब ट्रस्ट है तो कौन सा ट्रस्ट है, अब ट्रस्ट मुस्लिम ट्रस्ट वक्फ भी जिसको हम कहते हैं वो भी ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट एक्ट के तहत इंग्लिश ट्रस्ट भी हैं और भी हैं, तो उन्होंने इसमें डिफाइन भी कर दी, ठीक है। इसके बाद यूनिट ट्रस्ट भी डिफाइन कर दिया, जैसे उसमें शेयर होते हैं इसमें यूनिट लगा लेते हैं। आगे और भी कुछ है इसके बाद ऊपर है, चलो 83 में रेजिडेंट कंपनी एक दफा देखा, उसको भी देखते हैं। सर ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्होंने कंपनी में शामिल किया है, लोकल गवर्नमेंट को भी, फेडरल को क्यों नहीं किया है? उनकी मर्जी,
फेडरल को शामिल कर लेंगे तो ये इसने ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो आपकी जितनी है उनसे टैक्स लेती है फेडरेशन, अपने आप से टैक्स नहीं लेना था उन्होंने ना। कंपनी इधर शामिल कर, फेडरेशन को ना पर्सन की डेफिनेशन में शामिल किया। पर्सन तो है वो, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन है और टैक्स पेयर है कि नहीं, या कंपनी है, कंपनी होगी तो कंपनी वाले टैक्स लगेंगे। अब फेडरेशन अपने ये फेडरल ला है, अपने आप को टैक्स लगा ले, लगा भी सकता है। उन्होंने बाइफरकेशन की हुई है ना कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे तो वो रिटर्न लेते ही नहीं है? करवाते। वो 49 सेक्शन है ना उसमें, या 165 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको एग्जम्पशन देना चाहे दे दें, जिसको लगाना चाहे लगा। ठीक है ना, इनकम टैक्सेबल होना ना होना वो अलहदा बात है। ठीक है, जब कंपनी में आ गया तो आप रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है ना, जब कंपनी में आ गया तो वहाँ 114 में अलहदा किन किन लोगों ने कंपनी फाइल करनी है रिटर्न, तो वहाँ कंपनी के लिए है ना, जो कंपनी में आ गया उसने फाइल करनी है। ठीक है, तो अब वहाँ वो वाले जो फेडरल है वो रह जाएंगे, उनके नहीं लगेंगे। सर इसका पंजाब का फिर अपना कोई कंपनी एटीएन होगा? हैं? पंजाब का कोई एफटीएन सारेदारों का ही होता है। पंजाब का हैं? पंजाब से कोई पंजाब को नोटिस दे दे तो वो भी अपना ले लें। है जो गवर्नमेंट होती हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द सेक्रेटरीज। ठीक है ना, जैसे कंपनी स्पीक्स टू द सेक्रेटरी, ऐसे गवर्नमेंट में भी जितनी गवर्नमेंट्स होती हैं चीफ सेक्रेटरी होगा, उसको नोटिस दे दें भी दे रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह जैसे कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको नहीं आता, किसको आता है? सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल ऑफिसर को। इस तरह गवर्नमेंट जो है वो भी एक लीगल स्टैचुरी बॉडी है, वो स्टैचुरी बॉडी हम उनको कहते हैं कि स्टैचू के तहत बनी है, तो उसके मुताबिक फिर उनका अपना स्ट्रक्चर है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर है आपका, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है सेक्शन 90 में है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनका स्ट्रक्चर है, आगे उनके आगे डिपार्टमेंट है, रूल ऑफ बिजनेस में अलग शेड्यूल दिया हुआ है, आगे कौन से डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो वो सारे आप उधर से देखते हैं। जैसे कंपनी होती है वो भी उस सेटअप उसका हायरार्की उसी तरह ही होती है, लेकिन वहाँ डेजिग्नेशन चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं, उनके अपने प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ बिजनेस के तहत गवर्न होते हैं। यहाँ कंपनी जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल के तहत गवर्न होती है या एक्ट के तहत होती है, तो वो गवर्नमेंट है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ बिजनेस 1973 है वो फेडरेशन के, एक रूल ऑफ बिजनेस आप प्रोविंस के हैं वो उसके तहत प्रोविंस गवर्न होता है। उसकी जितनी भी सब डिपार्टमेंट ये होते हैं सारे उनके उसमें लिंक दिए होते हैं कि कौन होगा, किससे रिप्रेजेंट करेगा, कौन करेगा, किस तरह होगा, और उनकी इलेक्शन जो किस तरह होंगे, वो सारा स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें दिया होता है। जैसे कंपनी का कंपनी एक्ट में दिया हुआ है, फिर उसके बायला है, मेमोरेंडम है, उस तरह है। जैसे सोसाइटी है, ट्रस्ट है, इनके बायला मेमोरेंडम हम कहते हैं, उसके मुताबिक होती है। हर एक का एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाता है उसके मुताबिक रूल रेगुलेशन होती है, उसमें सारा इलेक्शन ये वो कौन आना है, कौन जाना है, तो सारी एलिजिबिलिटी क्या है वो सारी उसमें दी। क्लियर जी, गवर्नमेंट के वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट में रेजिडेंट इंडिविजुअल का भी जो उसके डेज या कितने दिन, ये वो एओपी इंडिविजुअल कंपनी के लिए है कि बिजनेस होली या पार्सली पाकिस्तान में हो, इसमें हम देख रहे हैं। एक कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर। अब पहली बात ये है कि कंपनी फॉर एवर डिटर्मिनेशन होगी, हर साल जो है एवरी ईयर शैल बी इंडिपेंडेंट एंटिटी, तो हर साल के लिए हम स्टेटस देखेंगे और फिर उसके मुताबिक टैक्सेशन होगी। हर साल में देखेंगे कि कंपनी जो है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उसके मुताबिक फिर उसकी टैक्सेशन देखी जाएगी। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाई और अंडर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। रेजिडेंट के लिए कंपनी के लिए ज़रूरी है कि पहले वो पाकिस्तानी लॉ जो कॉरपोरेशन का एक्ट जो है उसके तहत बनी हो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। तो इसका जो बिजनेस अफेयर्स हैं वो किसी टाइम भी, अब इसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि महीना 2 महीने, किसी टाइम भी अफेयर्स और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल यहाँ से होता है रेगुलेशन जो है उसकी, कंट्रोल मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट डिफरेंट कर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है, प्रोडक्शन मैनेज HR है, दूसरी मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट इधर से होती हो या उसका कंट्रोल डिसीजन मेकिंग जो है वो इधर से होती हो, तो सिचुएशन सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट इन, तो वो उसको समझा जाएगा रेजिडेंट कंपनी। अभी एक और है क्या इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑलवेज उसका हिस्सा
चले आ जाओ करिए। इट इज़ ए प्रोविंशियल गवर्नर लोकल पाकिस्तान है हाँ जी, ये परमानेंट रेजिडेंट गिने ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ भी दे दिया ना। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯੂਏਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ यूए ਦੀ ਹੈ ठीक है तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता रहा है ना भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान की बजाय सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान तो इस वास्ते उन्हें देना ज़रूरी सी अब हम रिटर्न से पहले हम जो मेजर डिफरेंस है दो मेजर डिफरेंस है 113C ही देखते हैं उसको मैं कहने लगा एक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजुअली कंपनी में लगता है वो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है तो एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर है तीसरा यहाँ डिविडेंड होता है कंपनियों में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट की दूसरा एक तो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी में ऑथोराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल होता है और इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं या रिटेन अर्निंग कहते हैं वहाँ प्रॉफिट जो है एओपी इंडिविजुअल में वो हर साल कैपिटल का पार्ट बन जाता है कैपिटल में ऐड कर देते हैं यहाँ कैपिटल में ऐड नहीं होता यहाँ उसको सेपरेट शो किया जाता है उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं तो वहाँ जो पार्टनर को कोई चीज़ दी जाती है या इंडिविजुअल को दी जाती है तो उसको वहाँ उसका नाम ड्राइंग है तो पहले वो कैपिटल में ऐड हो जाता है और कैपिटल में से जो वो लेके जाता है उसको कहते हैं ड्राइंग है ठीक है जो ड्राइंग पे यूजुअली विथड्रॉल पे वो लाल नहीं लगते जो डिविडेंड पे लगते हैं डिविडेंड का एक प्रॉपर प्रोसीजर है डिविडेंड की फिर पहले भी मैंने आपने डिस्कस किया था डिफरेंट कैटेगरी भी हैं कैश डिविडेंड है उसके बाद आपका इंटरम डिविडेंड है फिर बोनस शेयर डिविडेंड है या डिविडेंड डिफाइंड भी है तो वो वाला डिविडेंड जो है 2(19) में हम डिफाइंड है तो वो वाले डिविडेंड की डिविडेंड कैश भी हो सकता है इन काइंड भी हो सकता है और भी कैटेगरी हो सकती है तो वो यहाँ जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अमंग द शेयर होल्डर उसको हम डिविडेंड कहेंगे वहाँ प्रॉफिट में से या कैपिटल में से जैसे इंडक्ट करते हैं विथड्रॉ करके लेके जाए उसको हम ड्राइंग कहेंगे क्लियर जी तो ये अब इसमें कैपिटल के स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है ऑथोराइज कैपिटल तो ऑथोराइज कैपिटल वो होता है विद विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एक्चुअली इसकी अमाउंट कुछ नहीं आई गई होती आपने जस्ट कंपनी के एक लिमिट थ्रेश होल्ड दे दिया कि आप इस लिमिट तक शेयर होल्डर को शेयर इशू कर सकते हैं एक कैपिटल को जो जितना ऑथोराइज कैपिटल होता है उसको वहाँ नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है जैसे 10 लाख का कैपिटल है हम कह देंगे एक शेयर 1000 का है या 100 का है डिवाइड कर लें तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे तो इतने नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है या 1000 का है और टोटल ये अमाउंट इतनी बन गई अब आपने उस ऑथराइज कैपिटल को आप शेयर होल्डर को अगर शेयर इशू करने हैं बोर्ड ने या कंपनी ने एग्री किया कि शेयर इशू करने हैं कितने करने हैं तो उसकी जो लिमिट 10 लाख की है या 10 रुपए का एक लिखें तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 जो है इतने शेयर आप इशू कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ज़्यादा करना चाहें और उस लिमिट से ज़्यादा करना चाहें तो ऑथराइज कैपिटल को पहले बढ़ा लें उसको उतना बढ़ा नई फीस दे दें कॉर्पोरेट जहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज आप कमीशन है वहाँ फॉर्म शाम फाइल करें और 10 लाख को आप करोड़ कर लें 5 करोड़ कर करोड़ों में बिलियन ट्रिलियन में कर लें जिस कर लेंगे उस लिमिट तक आप फिर शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर ऑफर भी प्राइवेट में खुद आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इशू कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और आप पब्लिक है तो फिर आप वो आफ्टर कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज के रूल रेगुलेशन या कंपनी एक्ट के वो पब्लिक को आप ऑफर कर सकते हैं तो उस एक्सटेंट तक उस ऑथोराइज कैपिटल से बियॉन्ड नहीं आप जा सकते पहले उसको बढ़ाना पड़ेगा फिर करना है तो इसलिए सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है कि ऑथोराइज कैपिटल के नीचे लिखता है इतने नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹110 ईच तो टोटल ये अमाउंट ला के उसको लगा देते हैं ये बैलेंस शीट की अमाउंट लिखी जाती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ऐड नहीं होता जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपनी इस ऑथोराइज कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है
ये अमाउंट नहीं कहीं से आई, इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ऐड नहीं होता। जस्ट ऊपर लिख के नीचे 2 स्टार लगा दीजिए कि पार्ट ऑफ बैलेंस शीट की रिप्रेजेंटेशन है, या डिस्क्लोजर में दे देते हैं, और अमाउंट की पार्ट में ये अमाउंट ऐड नहीं होती। अमाउंट कौन सी ऐड होगी? फिर इसमें से वो पार्ट जो शेयर होल्डर को इशू किया जाएगा और उनसे पैसे आए होंगे कंपनी के, वो ओनर बनेंगे। जैसे प्रॉपर्टी है तो ये शेयर भी जैसे इंडिविजुअल अपनी बिजनेस को ऐड करता है, तो वो शेयर होल्डर ने इस कंपनी को ऐड किए, इसको दिए हुए हैं उतने पैसे, तो वो उसके पास उतने उसको शेयर इशू कर दिए जाएंगे, 10 रुपये का या 100 का जो भी रेशो है उसके मुताबिक उतने पैसे दिए होंगे, और ये उतना उसको कहेंगे हम पेड अप कैपिटल, कि इतना पेड अप है, ये इतने शेयर हैं, वो 10,000 थे, सपोज हमने 9,000 इशू किए हुए, 9,000 शेयर ऑफ 10 ई, तो टोटल 9 लाख हो गया या 90 हो गया जो भी। तो वो ये अमाउंट जो है जो शेयर होल्डर को दी है, उन्होंने पैसे दिए हैं, ये अमाउंट अब ऐड होगी। क्लियर जी? अब कंपनी बिजनेस करेगी, ये पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर जहाँ से पैसे उधर बैंक में आ जाएंगे, इधर पेड अप कैपिटल में आ जाएंगे, बैंक में या कैश में, अब उससे एसेट खरीदे जा सकते हैं। बाद दफ़ा ये मिसकंसेप्शन होता है जी हमारा कैपिटल थोड़ा है तो हम इतना काम नहीं कर सकते, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई ज़रूरी नहीं कि सारा पेड अप कैपिटल हो, आप लोन भी ले सकते हैं, डायरेक्टर से भी ले सकते हैं, बैंक से भी लेते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी आप कॉम्बिनेशन है, ये आपकी मैनेजमेंट है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल से इक्विटी और लोन दो। अब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं, इसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। एक इक्विटी का पार्ट, इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर को, ये होते हैं इनर वाले, जो अंदर वाले लोगों ने उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो है आपका शेयर कैपिटल या कैपिटल, जो आउटर साइडर ने किया है आउटसाइडर कैपिटल है, तो वो भी कैपिटल है। कैपिटल यूज कहते हैं लॉन्ग टर्म को, लॉन्ग टर्म इक्विटी को या कैपिटलाइजेशन को हम कैपिटल कहते हैं। जो इंटरनल करते हैं उसको शेयर कैपिटल कहते हैं या इक्विटी कैपिटल कहते हैं, जो आउटसाइड करते हैं उसको डेट कैपिटल कहते हैं। किसी लोन लें ये वो अरब वगैरह, तो वो डेट कैपिटल है, ये इक्विटी कैपिटल है। तो इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों मिलाएं तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल बनते हैं। इस तरह शॉर्ट टर्म में आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर वगैरह वो होते हैं, वो इंडिविजुअल में भी उसी तरह है, उधर करंट एसेट भी उसा, बाकी एसेट भी उसी तरह। तो डेट कैपिटल जो है वो दोनों में ही हो सकता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल है वो इसका, ये और एओपी इंडिविजुअल में फ़र्क है। इंडिविजुअल में हम देखें तो वहाँ जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कैपिटल प्लस आपका ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल किया है वो, प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा तो लेस होगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लेस ड्राइंग। अब ड्राइंग जो है या एडिशन कैपिटल है वो कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कैश ड्यूरिंग द ईयर आप दे दें, या आप कोई एसेट दे दें, आप कोई गुड्स दे दें, आप मेज़ कुर्सी या कोई मशीन या टूल या एसेट या लैंड बिल्डिंग कुछ भी आप दे सकते हैं, उधर कैपिटल में ऐड हो जाएगी, उधर एसेट में हो जाएगी। इस तरह ड्रा भी आप गुड्स भी ड्रा कर सकते हैं, कैश भी ड्रा कर सकते हैं, कोई और एसेट इन काइंड भी ड्रा कर सकते हैं। अब जब उनका टोटल करेंगे तो वो क्लोजिंग कैपिटल होएगा, जो पिछले साल से आया है वो ओपनिंग कैपिटल, अब एड लेस करने के बाद जो आया है वो क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल आप बैलेंस शीट में लिख देंगे, उसको कहेंगे हम प्रोप्राइटर कैपिटल, प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कैपिटल। अब पार्टनरशिप में इसी की प्रोप्राइटर की 3-4 जितने पार्टनर हैं उसको हम कहेंगे पार्टनर कैपिटल। तो हर पार्टनर कैपिटल का भी उसी तरह अलग-अलग बनाएंगे कि ओपनिंग कैपिटल ए पार्टनर का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है और टोटल कितना है। ठीक है, इस तरह ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन हुई होगी पार्टनर ए बी सी डी, उसका कितना कितना है। ड्यूरिंग द ईयर उनको सैलरी दी है तो वो उनकी ऐड हो जाएगी, कोई रेंट है तो वो ऐड हो जाएगा, कोई और चीज़ उन्होंने दी हुई है तो ऐड हो जाएगी। और इसी तरह प्रॉफिट जो होगा, टोटल प्रॉफिट को जिस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया उस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब उनका उसके बाद फिर लेस ड्राइंग हो जाएगी, हर पार्ट ने जितना जितना ड्रा किया है वो हर वे के अपने अपने इंडिविजुअल हेड में से हो जाएगी, और नीचे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा हर पार्टनर का। टोटल जब करेंगे जो नेट होगा ऑल पार्टनर का, तो इसको उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर जी? उधर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कैपिटल लिखा था, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल। इंडिविजुअल डिटेल अलग है, हर एक का देखना हो अलग, वो देखी जा सकती है, टोटल जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये तो स्ट्रक्चर इंडिविजुअल का हो गया, ये ओपीओ का होगा। अब आपकी आ गई कंपनी।
कंपनी में सबसे पहले आप ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा। फिर दूसरे नंबर पे आप होगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल होगा जो सब्सक्राइब पेड अप है, आप लिखेंगे इतने शेयर, नंबर ऑफ शेयर एट ऑफ ₹100, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल इतनी अमाउंट, वो आप लिख देंगे। अगर उसके बाद आप, क्योंकि वहाँ तो हर साल ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ऐड हो गया था, यहाँ प्रॉफिट जो फॉर द ईयर होगा वो आफ्टर टैक्स आएगा। फिर उसके बाद पिछला ओपनिंग होगा, अगला ऐड होगा, उसमें से डिविडेंड होंगे या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडजस्टमेंट होंगी, वो लेस होंगी, डिविडेंड वगैरह उसमें से लेस होगा। जो नेट होगा, नेट आएगा, उसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा और उसको कहा जाएगा या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जो उससे डिविडेंड हमने नहीं दिया, नेट है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन समझ, या उसको कहते हैं आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, या उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मीन वो अर्निंग, वो प्रॉफिट या वो अर्निंग जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया विद इन द बिजनेस है। 3 नाम उसके यूजुअली लिए जा सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, या रिटेन अर्निंग। जो अमेरिकन है यूजुअली रिटेन अर्निंग का वर्ड यूज करते हैं। रिटेन अर्निंग, अर्निंग का वो पार्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अर्न का मतलब इनकम, वहाँ अर्निंग जहाँ जैसे हम प्रॉफिट कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर ग्रास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट, तो वहाँ कहते हैं अर्न, ग्रास अर्निंग, नेट अर्निंग, बिफोर टैक्स अर्निंग। वहाँ जो अमेरिकन है वहाँ अर्निंग का कंसेप्ट है, वहाँ प्रॉफिट लॉस की जगह नेट अर्निंग, नेट मार्जिन, वो प्रॉफिट लॉस को कहते हैं नेट ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, तो नेट या नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग। तो इसी तरह वहाँ फिर जो बाकी बच गई जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट की तो उसको कहा फिर रिटेन अर्निंग, कि रिटेन कर ली बिजनेस में। तो इस तरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी वही है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो है जब पिछले सालों का इकट्ठा हो गया आ रहा है, तो ऐसे करेंगे पिछले साल में इतना था तो इस साल नेट ये बचा, ये बेटा सारे सालों का इकट्ठा कर ले तो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा है। क्लियर जी। तो दूसरा आइटम जो है वो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अनअप्रोप्रिएट का मतलब भी वही है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ये चारों टर्म्स उसमें यूज़ हो सकती हैं। तो वो प्रॉफिट का अकाउंट ऐसे बनेगा कि ओपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर कितना है, प्लस पिछले साल वाला ओपनिंग कितना है, लेस डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड है और है कोई, या ट्रांसफ़र टू रिजर्व है, कुछ रेवेन्यू रिजर्व में या किसी और कंटीजेंसी रिजर्व में या स्पेसिफिक रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो रिजर्व का पार्ट बन जाएगा। यहाँ से निकल के वो भी वहीं जाएगा लेकिन वहाँ उसको अलग शो कर देंगे। तो दूसरा आइटम हो गया आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, या आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। इनमें से कोई वर्ड भी यूज़ हो सकता है, तो आप उसको यही समझें कि ये प्रॉफिट है, अलहदा अकाउंट होगा। ये कैपिटल वैसे तो इक्विटी या शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के हेड में ऐड होगा टोटल में, लेकिन अलहदा अलहदा शो करना होगा बैलेंस शीट में कंपनी में कि शेयर पेड ऑफ कैपिटल अलहदा, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग ये अलहदा। उसके बाद आगे हम देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व एक कैपिटल रिजर्व जो लॉन्ग टर्म होते हैं। कैपिटल रिजर्व यूजली आपने रीवैल्यूएशन की है तो वो वाला रिजर्व जो है उसमें से फिर हम डिविडेंड नहीं दे सकते अनलेस सर्टन वो उस एसेट को बेचा जाए और रिलाइज हो जाए, वो अनरिलाइज उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह रेवेन्यू रिजर्व इसी जो प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड, इसमें से कुछ पोर्शन हम अलहदा रख लेते हैं किसी पर्पज़ के लिए कि हमने ये बनाना है, तो वो रेवेन्यू रिजर्व है। वो अगर डिविडेंड देना हो तो रेवेन्यू रिजर्व मीन अर्निंग में जैसे जो रिजर्व आपने रखा है, जो अर्न हो गया है उसमें से कुछ रिजर्व रख लिया तो वो रेवेन्यू रिजर्व है। जो अर्निंग में से नहीं है, कैपिटल में से है कहीं से, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व है। जैसे ऐसे समझ लें आपने कंपनी बनाई है तो आपने उसी में ये शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का था तो आपने 12 रुपये का कर दिया। आपने किसी को बेचा, कंपनी की रिप्यूट अच्छी थी तो 12 का बिक गया, ऊपर वाले 2 रुपये जो है उसको कहते हैं शेयर प्रीमियम, तो वो कैपिटल रिजर्व में हम रखेंगे। तो वो कैपिटल रिजर्व में अभी बिजनेस तो किया नहीं, उसके बगैर ही आपको आ गई अर्निंग, तो वो कैपिटल नेचर का है, उसको हम कैपिटल रिजर्व रखेंगे। तो उसका नाम है शेयर प्रीमियम। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर सब हेड होगा कैपिटल शेयर प्रीमियम। इसी तरह अगर आपने देखा कि हमारी लैंड तो 3 साल से है तो ये हमने 10 लाख की इनकॉर्पोरेट की, अब ये 50 लाख की,
आप रीवैल्यू करते हैं तो 30 लाख और ऐड करेंगे लैंड में, तो इधर उसको इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस कह देते हैं। तो ये भी कैपिटल रिजर्व है, अभी रियलाइज नहीं हुआ, अभी आपके पास ही है। अपने आप को बढ़ा के आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, जस्ट आपने फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है और उस एसेट को बढ़ाया है। तो इधर आपने कोई गेन प्रॉफिट भी तो बनाना था, लेकिन एक्चुअल गेन अभी हुआ नहीं है, वो उस वक्त होगा जब आप बेचेंगे। तो इसलिए इसको आप एक हेड है उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो आपने रिवैल्यूएशन की तो ये भी कैपिटल रिजर्व है आपका, अभी आपका रेवेन्यू रिजर्व नहीं। जिस दिन आप लैंड बेच देंगे, पैसे रिलाइज होंगे, तो फिर ये रेवेन्यू रिजर्व हो जाएगा, फिर इसमें से आप डिविडेंड दे सकते हैं। क्लियर जी? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एक तो रिटेन अर्निंग होगी ना, हाँ? रिटेन अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो एक ही चीज़ है, यस सर ये हो गया। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, वो इनमें से निकल जाएगा। नहीं उसके लिए फिर वर्किंग पूरी करनी पड़ेगी ना, विद होल्डिंग करनी पड़ेगी उसकी। वो तो अलग बात है ना बेटा, अभी तो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ना। हमने जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है तो उसकी आगे रेशो कर दी ना कि इतना ए का, इतना बी का, इतना सी का, इतना डी का, और उनके अपने अपने में चला गया। जो उन्होंने ड्राइंग डू ये लेस हो गया। अब यहाँ हमने क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर हो गया, पिछले वाला प्रॉफिट ऐड कर लिए, टोटल हो गया। टोटल में से कोई डिविडेंड उन्हें दिया, इंटरम डिविडेंड दिया है या कोई प्रपोज किया हमने, वो सारे लेस कर लेंगे। लेस करके कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है वो भी लेस कर लेंगे। बाकी जो होगा वो हम कैरी फॉरवर्ड होगा, उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड या उसको कहते हैं रिटेन, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। समझ ली? अब जो डिविडेंड दिए हैं उन पे वो डक्शन है ना, वो तो लेस हो गए ना। लेस ये प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो डायरेक्ट नहीं आया, बल्कि प्रॉफिट प्लस पिछला भी प्रॉफिट, उसमें से फिर डिविडेंड हमने जो दिए हैं, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, बोनस शेयर या कोई ट्रांसफ़र किया रिजर्व में, सारे लेस करने के बाद जो बाकी है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है या रिटेन कर लें या कम्युलेट, वो इधर लेके आए। अब डिविडेंड वाला तो लेस कर दिया हमने, और उस डिविडेंड देना कैसे है, कैश देना है, शेयर देना, वो अलग एक प्रोसेस है। वो कैश देंगे तो विद होल्डिंग करेंगे, उसी तरह करेंगे। और डिविडेंड किस किस को देना है, जितने शेयर होल्डर हैं उनकी शेयरों के मुताबिक है, उनको जाएगा। उस पर विद होल्डिंग एक सेपरेट है। ये तो हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी में एओपी इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है। एओपी में इंडिविजुअल में तो प्रॉफिट जितना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर दिया कैपिटल में, और एओपी में उस प्रॉफिट के हिस्से कर दिए। ए का इतना रेशो, बी का इतना, सी का इतना, जितना जितना हर एक में ऐड हो गया। ठीक है, इसमें आगे 2-3 स्टेप है। इसमें सबसे पहले जितना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसमें पिछला प्रॉफिट जो पड़ा था बैलेंस शीट में वो ऐड किया। ये टोटल हो गया रिटेन अर्निंग, ओपनिंग रिटेन अर्निंग टोटल होगी। ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर दोनों इकट्ठी होगी। अब इसको आप ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, कौन सी, एक फॉर द ईयर, पिछला जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड टोटल दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूट में से कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड दिया हमने, वो हो सकता है इंटरम ड्यू ईयर ही दिया हो, या प्रपोज किया कि इतना इस साल देंगे, इतना बोनस शेयर देंगे, इतना और देंगे। इतना हम समझते हैं कि इसमें से यार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हम स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वो भी लेस कर दिए। बाकी जो आएगा वो हम अनएप्रोप्रिएटेड या एक्यूमुलेटेड में करेंगे कि इसमें से डिविडेंड अगले साल में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब उसके बाद फिर आगे रेवेन्यू रिजर्व है जो इधर से ट्रांसफ़र हुए हैं, प्लस कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व वो है जो अभी अर्न नहीं आपने की है, लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि शेयर प्रीमियम है, आपने शेयर इशू किया, आपका 10 रुपये का आप 12 पे पब्लिक को दे दिया, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, अभी आपके बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो कैपिटल नेचर का है। उसमें से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अनलेस आप परमिशन लें, तो वो कैपिटल में अलग रख दिया। रीवैल्यूएशन सरप्लस, लैंड को रीवैल्यू किया और रीवैल्यू सरप्लस दिया, अभी रियलाइज नहीं हुआ, इसमें से भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह तो खुद ही आप वर्थ बढ़ा लें। आज आपकी वर्थ 2 करोड़ की, आप ऐसे लिख रहे हैं 50 करोड़ है, तो लिख के तो इधर से डिविडेंड दे के तो पहले ले जाएं। तो बेसिकली इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल का डिफरेंस ये होता है कि जो डेट कैपिटल होता है उसकी प्रायोरिटी राइट होते हैं। प्रायोरिटी राइट ये है कि पहले उसको देना है, उसमें से बचेगा रेजिडुअल तो आपने लेके जाना है। अगर इस तरह आप मैनेज कर लें, डिविडेंड पहले ही एक्स्ट्रा शो करके, इसको प्रूडेंट कंसेप्ट भी कहते हैं कि प्रूडेंट का मतलब ये है कि आपने जो रेवेन्यू है वो उस वक्त रिकग्नाइज करना है जो एक्चुअल रियलाइज हो जाए, ठीक है, या एक्सपेक्टेड टू रिसीव हो जाए। और प्रूडेंट में एक्सपेंस को इमीडिएटली करना है और रेवेन्यू को डेफर करना है। रेवेन्यू करना नहीं है अनलेस अंडर वो रिकग्नाइज हो, तो एक्सपेंस इमीडिएटली करने ताकि प्रॉफिट आपका कम से कम हो और आप कम से कम डिविडेंड दे सकें।
अगर आप किसी वजह से ओवरस्टेट कर लेंगे तो आप डिविडेंड देके सारे एसेट तो पहले ले जाएंगे, और डेट जो है जिन्होंने लोन दिया हुआ है, जिनका प्रायोरिटी राइट है, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्रूडेंट जो होता है कि आपने एक्सपेंस को और प्रॉफिट को मिनिमाइज करना है, और आपने जो एक्सपेंडिचर को मैक्सिमाइज, जो भी एक्सपेक्टेड है, कंटीजेंट है, उसको आप इमीडिएटली रिकग्नाइज करें, उसको इमीडिएटली करना है, उसको अनलेस अंडरलाइज ना हो उस वक्त करना है, ताकि दोनों के राइट जो हैं डेट कैपिटल वाले के और इक्विटी कैपिटल के इंटैक्ट रहें, और डेट वाले का प्रायोरिटी राइट रहे। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में आप शेयर कैपिटल में से आप रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व जो है ये आप रखेंगे, और टोटल आप फिर शो करेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व टोटल करके शो कर देंगे, और डिविडेंड वाला उसी तरह आपका होगा। क्लियर जी? तो एक तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो हम देखते हैं, इसमें डिविडेंड का, ड्राइंग का, ये सारे हमने लिए, मेजरली ये डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस वो है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, कंपनी प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसका 5% जो है यूजुअली कंपनी में होता है, जहां वो 60AB है वो एडलेस करके उसको, उसी तरह जिस तरह वर्कर प्रॉफिट, वर्कर वाला वेलफेयर फंड होता है, इसी तरह ये 5% है, वो 2% होता है, ये इस तरह। बस एक वो डिफरेंस है जो कि इंडिविजुअल एओपी नहीं होता, यहाँ वाला होता है। तो बाकी अब अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट यूजुअली नॉर्मल, पहले हम रेट देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट या डिविडेंड है वो यूजुअली यहाँ नॉर्मल टैक्स ही होते हैं, अनलेस अटल कहीं लिखा हो कि पहले था अब नहीं, अब सारे नॉर्मल टैक्स में। अब सबसे पहले हम इसके रेट देख लेते हैं। दूसरा रेट डिफरेंसेस है, रेट कंपनी का शेड्यूल खोलें। तीसरा विद होल्डिंग के भी एओपी को एग्जम्पशन है, इसको नहीं है, और दूसरा टैक्स का स्लैब है, बाकी एओपी इंडिविजुअल में 4 लाख 6 लाख तक एग्जम्प्ट है, यहाँ कोई नहीं है। तो ये डिफरेंसेस तो आम है। फिर विद होल्डिंग भी कंपनियों पे यूजुअली लगते हैं, और एओपी इंडिविजुअल पे कोई लिमिट दी होती है कि उस तक एग्जम्प्ट है। ये मेजर डिफरेंसेस ये है। और कंपनी यूजुअली को पूछे कंपनी बनाए एओपी। दूसरा ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है इसकी, कंपनी ला के तहत इसके ऑडिट अकाउंट और चार्ट अकाउंट से ऑडिट शार्ट कराना, ये वो सारा कुछ इसके मुताबिक है। एओपी इंडिविजुअल अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में है, ये डॉक्यूमेंट में है, तो इसको आप थर्ड पार्टी से वेरीफाई करते हैं। क्लियर जी? जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आर्टिंग स्टैंडर्ड, वो भी इस पर एप्लीकेबल होते हैं, जो कि दूसरों पे नहीं है, वो कंपनी पे होते हैं, बाकी सोसाइटी उन पे नहीं होते, या उनके भाई इलाके में। ठीक है, तो पहले हम रेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला देख लेंगे। इसके अंदर ये भी है ना कि कंपनी हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो उसका 153(1)(a) एडजस्टेबल है। हाँ, वो डिफरेंस आ जाता है। वही ना, विद होल्डिंग का मैंने बताया ना कि विद होल्डिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो विद होल्डिंग कंपनी में कोई इंसेंटिव हैं, कई जगह पे एओपी इंडिविजुअल को इंसेंटिव है, तो जैसे उसका 100 मिलियन तक टर्नओवर नहीं लगता, इनमें लगता है। ठीक है, कंपनी के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। तो इसलिए स्मॉल कंपनी का अपना रेट है, फिक्स रेट है। एओपी के लिए वो स्लैब रेट है। तीसरा वो वाला जो फाइनल डिस्चार्ज वाला या मिनिमम वाला है, वो भी काफ़ी देर तक रहा है कि कंपनी में नहीं लगता, इधर लगता है। तो वो इस तरह काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो है टैक्स डिफरेंसेस हैं। टेबल आ जाएगा, पहले की इंडिविजुअल एपीएफ इससे आगे आएगा, इससे भी आगे आ जाए। ये नए वाले टेबल आ गया। पहले तो रेंटल इनकम पे भी डिफरेंट कंपनी के और रेट विद होल्डिंग के थे, दूसरे उसकी कंपनी के अलहदा, इंडिविजुअल एओपी के अलहदा थे। अब नॉर्मल में हो गया तो सारे एक जैसे। ये आ गया बस रेट आ गया। पोर्टल में तो 29% ही उठाता है, जैसे हैं पोर्टल में तो 29% ही उठाता है, तो स्मॉल बेटा देख, स्मॉल कंपनी अगर आपने टैब में जहाँ एट्रीब्यूट होते हैं वहाँ अगर आपकी स्मॉल कंपनी रजिस्टर हुई होगी उस डेट के बाद, टर्नओवर से कम होगी तो वहाँ 20% लगाएगा। आपको कमीशन अप्लाई करेगा, फाइल करेंगे, वो आपकी कैटेगरी चेंज करेंगे। पहले अगर आपकी कैटेगरी पहले ही स्मॉल है तो फिर लगेगा, नहीं है तो आपको कैटेगरी चेंज करानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड 29% ही आता है, अब अप्लाई करना। नहीं बेटा, बैंकिंग में और है रेट, बैंकिंग में 39 है, अब 29 बैंकिंग को लगता है। तो उधर कैटेगरी उन्होंने जब अप्लाई किया है, टैक्स नंबर लिया है, तो बैंकिंग है, उसमें 39 लगाएगा। वो तो बहुत खुश होंगे बैंक वाले, तो अगर आपकी बात सही हो जाए। सर
सर मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की बात है। ओ बेटा प्रैक्टिस में आपने दुरुस्त करवाना है। आपने देखे करवाना ये बात है। भाई, आपने अपनी कंपनी की कैटेगरी स्मॉल नहीं दी हुई। अगर दी होगी तो वो ही उठाएगा। तो होगी तो कमिश्नर को अप्लाई अप्लाई करके उधर आप स्मॉल कंपनी करवा लें तो फिर आपको स्मॉल लगेगा। वो आपके जो उनका सिस्टम है, प्राल सिस्टम है, उसमें जो आपने एप्लीकेशन 181 वाली दी है उसमें आपने जस्ट कंपनी दिया हुआ है। बैंकिंग तो आप हो नहीं सकते क्योंकि बैंक तो एक स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है। ठीक है, पहले रेट होते कि पब्लिक के अलहदा, प्राइवेट के अलहदा, एनी अब एनी अदर का 29 ही है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले दो नहीं, आपकी कैटेगरी तो अदर ही लगेगा ना। तो पहली दो आप अगर उधर चेंज करा लें तो फिर बैंकिंग हो तो बैंकिंग वाला लगेगा, स्मॉल हो तो स्मॉल वाला लगेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट में या दूसरी में चेंज कराएंगे तो फिर होगा। तो नहीं तो जर्नल रेट जो होते हैं उधर नीचे वाला एनी अदर ही लगेगा ना जनरली। तो आप कहें नहीं मुझे बैंकिंग वाला लगा दे, नहीं लगेगा ना। या स्मॉल वाला स्पेशल रेट है, एनी अदर वाले जर्नल है, वो हर एक पे ठुक जाएगा। क्लियर जी? इसलिए हाँ, ये 20 है, 39 है, 29 है, इस तरह आगे इसके उसके ये पुराने ये सब पुराने इस तरह सुपर टैक्स भी रेट शेट हैं इधर दिए। जनरली हो गया तो कंपनी नाम का चलो, फर्क नहीं रहा। रेट ऑफ फॉर द कंपनी ये देखा ऑनवर्ड 35, ये डिफरेंट है। ठीक है, 12 वो है आपके जो ऊपर है 20, 39 और 29। जी, ठीक है, करंट रेट आपके पिछले हर साल का अपना अपना होगा। आप एसएमई में फाइल करते हैं तो फिर वो रेट लगता है। एसएमई में है, एसएमई में भी एसएमई तो अपने रेट है ना, स्पेशल उसके अपने स्पेशलाइज प्रोसीजर है, स्पेशलाइज रेट है। ठीक है, जालम खोलते नहीं है कंपनी में, एसएमई के रिटर्न ही नहीं खोलते तो बड़ी उसके अपने रेट हैं, अपना प्रोसीजर है, जहाँ कंपनी के स्पेसिफिक हैं। अब वो स्मॉल बिजनेस वो तो एंटरप्रेन्योर है, वो कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कंपनी, जो कंपनी की डेफिनेशन में हो, तो यहाँ तो उसको कंपनी की डेफिनेशन में से वैसे उसने निकाल दिया हुआ है, यहाँ से बेसिकली निकाल दिया ना, जब ये हम डेफिनेशन पढ़ी है तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन निकालना है। है स्मॉल से। कंपनी से निकाला, अच्छा, स्मॉल से निकाल दिया कि स्मॉल 20 वाला नहीं है, बाकी कुछ भी वो एओपी हो सकती है, इंडिविजुअल, हाँ वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी कंपनी जो उसमें मेंशन है जिस तरह। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन हो सकती है। तो अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो अल्टरनेटिव कारपोरेट टैक्स है। तो अल्टरनेटिव कारपोरेट टैक्स जो है जनरली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द ऑर्डिनेंस, इट मीन ये ओवर राइडिंग या नॉन अपस्टंट क्लाज है, ये सुपीरियर क्लाज है, ये हायर पेडेस्टल पे स्टैंड करती है, दूसरे सारे प्रोविजन को सब सर्वेंट बनाती है। तो बाकी जितने भी टैक्स हैं लगते हैं नहीं लगते, ये सुपीरियर है, ये ज़रूर लगेगा अगर ये ऑपरेट करता है तो। क्लियर जी? जैसे पहले कारपोरेट टैक्स जो है वो एक नॉर्मल टैक्स है, एक फाइनल टैक्स है, एक आपका मिनिमम टैक्स है। तो पहले बात यह है कि कारपोरेट टैक्स को यहाँ डिफाइन किया है, वो नॉर्मल टैक्स इंक्लूडिंग मिनिमम वाला 113 वाला जो लगता है, नॉर्मल टैक्स जो लगता है प्लस मिनिमम के मुताबिक जो कंपनी को लगता है पहले आपने वो कैलकुलेट करना है। क्लियर जी? जो नॉर्मल लॉ है, नॉर्मल 29% वो लगाना है, या आपका 20 लगता है तो 20 वाला लगाना है, इनकम टैक्सेबल कैलकुलेट कर के वो टैक्स कैलकुलेट कर, फिर 113 वाला मिनिमम भी कर लेना है, जो दोनों में से हायर है वो हायर वाला रख लेना है। एक तो ये टैक्स हो गया, इसको कहेंगे कारपोरेट टैक्स। अब आपने निकालना है एक अल्टरनेटिव कारपोरेट टैक्स। अल्टरनेटिव कारपोरेट टैक्स का इधर प्रोसीजर दिया हुआ है, और जो इन दोनों में से हायर होगा वो आपने लगाना है। अगर अल्टरनेटिव ज़्यादा है तो वो जो जितना डिफरेंस है वो आपने और देना है, कारपोरेट से जितना ये ज़्यादा है वो आपने देना है। जैसे मिनिमम टैक्स है वो आप कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह ये कैलकुलेट करना है। वहाँ भी आप मिनिमम को फिर फॉर द ईयर एक्सेस हो जाता है तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो अगले साल में एडजस्ट करते हैं, फिर इस तरह आन चलते हैं, वहाँ 3 या 5 साल चलते हैं, यहाँ 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप कारपोरेट अल्टरनेटिव कारपोरेट टैक्स कंपनी का कैलकुलेट कैसे करना है, इसको जो उनका प्री टैक्स प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसको ट्रीट कर लेना है कि ये आपका टैक्सेबल इनकम है, उसमें कुछ ऐड लेस कर लेना है। ठीक है, और जो उसमें से फाइनल टैक्स वाली चीज़ें हैं या एग्जाम्प्ट वाली इनकम है या उसके जो एसोसिएटेड एक्सपेंडिचर है वो पोर्शन करके वो निकाल देने। क्लियर? जो उसमें से नेट प्रॉफिट में जितना रिलेटेड टू आया है पोर्शन फ्रॉम एग्जाम्प्ट इनकम,
एग्जाम्प्ट इनकम को जो आपने किया और उसके एसोसिएटेड एक्सपेंडिचर भी नेट कैलकुलेट, जितना फाइनल डिस्चार्ज वाला है वो भी आप कर लें। बाकी को एक दो और इनकम है वो भी उसने कहा एक्सक्लूड करें, जो उसमें से एक्सक्लूड हैं और उनके रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सक्लूड कर दें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस वो एग्जाम्प्ट इनकम, फाइनल डिस्चार्ज या कोई और चीज़ें और उनके रिलेटेड टोटल लेस करके या उसका नेट कैलकुलेट कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टोटल को करके वो लेस कर लें तो बाकी आ जाएगा ये वाला। तो उस पे फिर आपने 17% या 17.5 इधर दिया होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके दोनों का कंपेरिजन करना है, जितना ये एक्सेस होगा ये आपने और दे देना। क्लियर जी? तो बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं, ये मैं जर्नल आपको बता दिया। फिर उस तरह कैरी फॉरवर्ड सेटअप उसको देख लेते हैं। Notwithstanding anything in the tax year, though the onward a tax payable by company in respect of income which is subject to tax under the division 2 of part 1 of first rule or a minimum tax under any provision of the ordinance shall be higher of the corporate tax or alternatives। अब दोनों में से कौन सा, कारपोरेट और अल्टरनेटिव जो हायर है वो आपको लगेगा। कारपोरेट क्या है, जो नॉर्मल टैक्स प्लस मिनिमम टैक्स। तो नीचे उसने फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अकाउंटिंग इनकम, अब अकाउंटिंग इनकम को उसने डिफाइन किया है। अकाउंटिंग इनकम मीन है अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द टैक्स ईयर एज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 7 और सबसेक्शन 11 एक्सक्लूडिंग शेयर फ्राम एसोसिएट रिकॉग्नाइज्ड एड इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपने एडजस्टमेंटें करनी है। एक दो जो फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका बना हुआ है बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट आता है वो आपने ले लेना है। लेने के बाद फिर आपने सब सेक्शन 7 में वो यही एडजस्टमेंटें जो मैंने बताई हैं उसको हम देख लें, वो आपने एडजस्टमेंटें करनी है। फिर उसके अंदर कोई शेयर फ्राम एसोसिएट है रिकॉग्नाइज अंडर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एक कास्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, एक इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। जनरली तो ये चार्ट अकाउंटेंट ही समझ सकते हैं, डिफ़िकल्ट मैटर होता है, लेकिन जर्नल में एक कंसेप्ट बनाता हूँ। जो कास्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं किसी एसोसिएट के, तो आप इन्वेस्टमेंट में शो करते हैं और इन्वेस्टमेंट में शो करते हैं तो लेकिन उस कंपनी जब आप उस कास्ट पे रहते हैं उसको ड्यूरिंग द ईयर 2-3 साल कभी चेंज नहीं करते, लेकिन जब उस शेयर को आप बेचते हैं तो उस वक्त उसका जितना भी उस शेयर पे प्रॉफिट होता है या वो रिकॉग्नाइज करते हैं और साथ साथ डिविडेंड आप रिकॉग्नाइज करते रहते हैं। जब कभी आए डिविडेंड को डिविडेंड में, प्रॉफिट डिस्पोजल पे उस वक्त करते हैं जिस वक्त वो आए तो कास्ट उसमें से लेस करते हैं। तो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो होता है उसको कास्ट पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपने पहले रिकॉग्नाइज कर लेना है जितनी कास्ट दी। हर साल में जितना उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से जो अपना शेयर है वो ऐड कर लेना है, इक्विटी बढ़ती जाएगी, आपको वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। तो जितने में बिकेगा उसमें प्रॉफिट भी पहले ही शामिल हो, तो डिविडेंड आएगा तो उसमें से आप लेस करते जाएंगे। प्रॉफिट ऐड किया, डिविडेंड उसी में से फिर लेस करते जाएंगे और ऑन फिर एंड पे आप प्रॉफिट आपका जो वो कास्ट की बजाय इक्विटी जो उसकी है वो अमाउंट जितनी है वो लेस करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड पे कम रिकॉग्नाइज होगा क्योंकि बाकी प्रॉफिट का शेयर आपने साथ साथ रिकॉग्नाइज कर लिया है और कास्ट में ऐड कर लिया और इधर प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, इधर आपने क्रेडिट शो कर लिया, उधर इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लिया, इधर आपने फॉर द ईयर का जो का आया है वो इधर कैपिटल में शो कर ली। उसमें हम उस वक्त शो करेंगे जब बेचेंगे तो। क्लियर जी? इक्विटी मेथड में हर साल ही साल के एंड पे जितना आपका 2 लाख शेयर आपने लिए हुए, 2 लाख पे जितना उस कंपनी का प्रॉफिट है आपका जो शेयर बनता है आप इधर प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट में भी एसेट में ऐड कर लेंगे उसमें। तो आप जब बिकेगा तो डिफरेंस फिर आप उस तरह रिकॉग्नाइज करें, डिविडेंड उसी तरह रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। क्लियर? ये इक्विटी का उसका मेथड है। उसने कहा वो अगर एसोसिएशन आप कोई है आपकी उसका रिकॉग्नाइज किया है वो भी निकाल दें। ठीक है, निकालने के बाद बाकी वो जो एडजस्टमेंट हैं वो करें, करने के बाद वो प्रॉफिट निकालें और उस पर फिर आप टैक्स का रेट लगाएं। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स मीन ए टैक्स एट द रेट ऑफ 70% ऑफ द सम इक्वल टू द अकाउंटिंग इनकम, जो ऊपर डिवाइन है, लेस अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन 8 एंड डिटर्मिन इन अकॉर्डिंग प्रोविजन सेक्शन हियर एंड आफ्टर। 7 और 8 में एडजस्टमेंटों के बाद जो आएगी उस पर आपने 17% निकाला है तो ये आपका अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा। इसको आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स उससे कंपेरिजन करेंगे, ये हायर होगा, जितना हायर है वो आपने देना है। आगे द सम इक्वल टू द अकाउंटिंग इनकम लेस एनी अमाउंट टू बी एक्सक्लूडेड फ्राम देयर फ्राम अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 शैल बी ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल फॉर द, उसको टैक्सेबल इनकम समझ लिया जाएगा।
क्योंकि उसको ट्रीट करना है। तो अब क्या है, अकाउंटिंग इनकम में लग रहा है, लॉ ने उसको ट्रीट करके, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगना है ना, तो उसने उसको जैसे वहाँ टर्नओवर को ट्रीट कर लेते हैं कि टर्नओवर है, डीम्ड इनकम है, तो यहाँ उसको टैक्सेबल इनकम ट्रीट करके, तो उसको करके जो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस वो एडजस्टमेंट हैं जो मैंने बताई हैं या इधर लिखी हैं, तो उसमें जो जो बाकी निकलेगा उसको टैक्सेबल इनकम ट्रीट किया जाएगा और उस पर 17% लगा दिया जाए। ये आपका अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स होगा। नीचे excess of alternative corporate tax over the corporate tax payable for the tax shall be carried forward and adjusted against the tax payable under the year 1 of the for the following year। तो आप जितना अगर आपने इतना एक्सेस दिया है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल के लिए, और अगले साल में जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा उसके अंगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर जी। उसके बाद फिर अगर एक्सेस नहीं होता तो फिर कहाँ तक चलते हैं। इफ द एक्सेस टैक्स एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन इज नॉट होली एडजस्टेड, द अमाउंट नॉट एडजस्टेड शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड एडजस्टेड एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन इन दैट ईयर एंड सो ऑन, बट द सेड एक्सेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू मोर देन 10 ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग टैक्स ईयर फॉर व्हिच एक्सेस वर फर्स्ट कंप्यूटेड। तो पहले साल में जो एक्सेस है हर साल का अलग-अलग रखते जाएंगे और उनकी एडजस्टमेंट लाइफ कितनी है, 10 ईयर। पहले साल वाला अपने 10 साल पे एंड होगा, दूसरा अपना जो पहले होगा पहले एडजस्ट करते जाएं, फिर बाद वाला बाहर करते जाएं। पहले भी हमने कैरी फॉरवर्ड और लॉसेज में इसी तरह ही पढ़ा था, तो उसी वजह फॉर द पर्पज दिस सेक्शन द मैकेनिज्म फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरेट टैक्स ओवर द कॉर्पोरेट टैक्स स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द एंटाइटलमेंट ऑफ टैक्स रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम टैरिफ। जो 13 में, इसका ये मतलब नहीं कि 13 वाला कैरी फॉरवर्ड आप नहीं करेंगे, वो भी उसी तरह अपना वो अपनी स्कीम में चलता रहेगा, ये अपनी स्कीम में चलता रहे। क्लियर। उसके बाद इफ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट एक्ट इज एनहांस और रिड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ एनी अमेंडमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी अंडर द एक्ट द एक्सेस अमाउंट शैल बी कैरी फॉरवर्ड शैल बी रिड्यूस एनहांस कर। अगर कोई असेसमेंट हो जाती है तो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट ज़्यादा कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्सेस शेस भी उसी तरह हो जाएंगे। क्लियर जी। आगे क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग अकाउंटिंग इनकम एक्सपेंस shall be apportioned between the amount to be excluded from the accounting income under subsection 1 and amount to be treated as a taxable under section 2। तो वो जो उसके अपोर्शन एक्सपेंस होंगे वो भी फिर आपको करने हैं। जो इनकम आपने एक्सक्लूड करनी है तो उनके एक्सपेंस भी अपोर्शन करने हैं। तो कौन कौन सी एक्सक्लूड करनी है वो 8 में लिखी हुई। द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अकाउंटिंग इनकम फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, इट मीन एग्जाम्प्ट इनकम। जब एग्जाम्प्ट इनकम से मुराद क्या है, जो आपने ग्रॉस है माइनस उसके जो एक्सपेंस में पोर्शन है वो भी लेस करके वो आपने नेट प्रॉफिट में वो शामिल है। ग्रॉस एग्जाम्प्ट इनकम उसके रिलेटेड एक्सपेंस भी वो लेस करके नेट करके उसमें से निकाल देंगे। तो इसी तरह इनकम विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स अदर दैन द डिवीजन 1 ऑफ द आरडी आर मिनिमम टैक्स अंडर एनी ऑफ द आरडी मिजरी फाइनल टैक्स वाली, तो वो उसके भी रिलेटेड एक्सपेंस आपने लेस करके नेट करके फाइनल कर दें। इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 60D 65 वाली ये वाली है, ये भी इनकम आपने उसमें से निकाल उनके रिलेटेड एक्सपेंस भी और इनकम भी वो भी निकाल देनी। निकाल के जो बाकी बचेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी और उस पर आपने 17% लगा देना है। फिर कंपैरिजन करना है जो आपका नॉर्मल टैक्स इंक्लूडिंग मिनिमम बना है, अगर ये हायर है तो वे डिफरेंशियल और दे देना है आपने। फिर अल्टरनेट ला गया जितना एक्सेस है फिर कैरी फॉरवर्ड डालना। चलो आगे जी, खत्म हो गया। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू चार्जेबल टैक्स इन अकॉर्डेंस विद 5th 4th या बैंकिंग शैंकिंग वाले उधर है उन्होंने क्या, ये नहीं। यहाँ 5th वाले जो हैं स्पेशलाइज एरिया, 5th वाले 7th उस शेड्यूल में क्रेडिट अंडर 64B 65 शैल बी अलाउड अंगेज द अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट, वहाँ को क्रेडिट है तो वो आपको क्रेडिट उसका मिल जाएगा। कमिश्नर में मेक एडजस्टमेंट ऑफ प्रोसीड कंप्यूटर इनकम हिस्टोरिकल पैटर्न होगा प्रोवाइडेड। अगर वो कमिश्नर जाए ये सही नहीं आपने किया तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे के उसकी एडजस्टमेंट है या वो कर सकता है। फर्दर रिमूव इट क्रेडिट टैक्स पेड फॉर पेबल एंड अदर दैन द पेबल अंडर डिवीजन 1 ऑफ द शैल रिमेन पेबल इन अकॉर्डेंस विद द मोर मैनर प्रेस अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन। बाकी सारा कोई एक्सप्रेशन दे। क्लियर जी, थैंक यू वेरी मच जी। टाइम भी हो गया तो अज़ान भी हो गए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का और सर मंचस्करा का स्पेशली। कंपनीज़ की रिटर्न को समझना
इनको दूसरे तौर पे अप्लाई करना, कॉर्पोरेट सेक्टर के अच्छे क्लाइंट को डील करना, पब्लिक सेक्टर के अच्छे क्लाइंट को डील करना, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को इन्हांस करता है, आपकी रेप्यूट, आपकी साख, गुडविल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना, उनको अप्लाई करना, ये एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल के लिए इंतहाई लाजम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम पहले मौजू कंटिन्यू कर रहे थे, अकॉर्डिंगली उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर के लिए हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।